आइए, फिर मैं उस पर इन्विटेशन भेजूंगा, तब आप क्लास ज्वाइन करेंगे। आप ऐसे परमिशन के थ्रू ज्वाइन नहीं कर सकते। कॉलेज में नहीं सर। चेंज हुई कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे अपनी ओल्ड ईमेल आईडी और न्यू ईमेल आईडी विथ योर रोल नंबर एंड सेक्शन। ठीक है, मुझे कर देंगे आप क्लास के बाद या क्लास के बीच में, जब मैं फ्री होऊंगा आज ऐड कर दूंगा। कल से उसके थ्रू आप ज्वाइन करेंगे। कल से किसी को परमिशन नहीं मिलेगी। अगर आपका कोई पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है तो उसमें आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि आप अपनी ईमेल आईडी चेंज करा लो। ठीक है, बोलो बेटा। 2319। नहीं सर, मैं यही बोल रही थी, मैंने आपको टेक्स्ट ड्रॉप करा है कि आप मेरी मेल आईडी चेक कर दें। बट बेटा, बेटा ये क्लास टाइमिंग है ना, तो अभी नहीं कर सकता मैं। ओके सर। ठीक है, आप इन्फॉर्म कर दो, जो बच्चे प्रेजेंट हैं वो इन्फॉर्म कर देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और लोगों को, क्योंकि एक ही बात मैं रोज कहूँगा। तो आप इन्फॉर्म कर दीजिए उनको कि भाई जी मेल आईडी अपनी चेंज करा लो, ताकि रोज रोज ये प्रॉब्लम ना हो। कल से मैं अलाउ नहीं करूँगा। क्लास की टाइमिंग 4:30 टू 5:30 है। वैसे गूगल मीट पे जो मैंने लिंक भेजा उसमें 6 तक दिया हुआ है, 6 बजे तक दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4:30 टू 5:30 क्लास खत्म हो जाएगी, 1 घंटे तक। और क्लास की जो अटेंडेंस है वो डेली होगी आपकी लास्ट के 10 मिनट्स में। 10 मिनट में मैं अटेंडेंस बोलूँगा, सबको अपने अटेंडेंस बोलने होंगे। ठीक है, आप अपने अटेंडेंस बोलेंगे। आज है आपका, कल था 10 और आज है 11। लास्ट 10 मिनट्स में अटेंडेंस होगी आपकी। आप अपने अटेंडेंस उसमें बोलेंगे, सबकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी। किसी का छूट जाता है तो वो वेट करेगा, जब मैं दोबारा पूछूं तभी बताएंगे आप, 1 बाय 1। मैं सभी के रोल नंबर बोलूंगा, आप अपने रोल नंबर याद रखेंगे। सबके रोल नंबर बोलूंगा, सब यस बोलेंगे। आप अपना अटेंडेंस देने के बाद क्लास को लीव कर सकते हैं। और जिनका छूट जाता है वो वेट करेंगे, जब मैं दोबारा पूछूं तब बताएंगे। बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा कि सर मेरा छूट गया, ये आप वेट करेंगे लास्ट तक का। ये दो चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। क्लास 1 घंटे की है आपकी, आराम से चुपचाप लेक्चर सुनिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ट्वेल्थ में आपने पढ़ रखी हैं, हो सकता है वो दोबारा रिपीट हो रही हों, तो आपको चुपचाप वो चीज़ें सुननी है। क्लास में कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं करेंगे आप। आपको आता है अच्छी बात है, और जो बच्चे हैं उनको समझने दीजिए। हो सकता है कुछ बच्चे हो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के ना हो, या जिनको रिकॉल ना हो सारी चीज़ें, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। चुपचाप लेक्चर सुनिए, अटेंडेंस दीजिए, क्लास छोड़ के जाइए। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम हो लेक्चर से रिलेटेड, टाइमिंग से रिलेटेड, अटेंडेंस से रिलेटेड, वो मुझसे पर्सनली टेक्स्ट करके बात कर लेगा। यहाँ पे केवल क्लास की बात होगी। चलो बेटा, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे टेक्स्ट कर लेना। अब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैंने आप सभी को व्हाट्सअप भेजा हुआ है अभी ग्रुप पे, उसमें सॉरी, उसमें सिलेबस भेजा हुआ है और एक फाइल भेजी हुई है जो हम डिस्कस करेंगे। तो सिलेबस टाइम टू टाइम आप रिव्यू करते रहेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं वही चीज़ें कवर करूंगा जो सिलेबस में लिखा हुआ है, वो पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वही सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। सिलेबस खत्म होने के बाद अगर बुक में कुछ ऐसा है जो इम्पोर्टेंट है, मुझे बताना चाहिए, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। वही पॉइंट डिस्कस करेंगे जो सिलेबस में है। आपको उन चीज़ों से कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो, आप मुझे पूछ लेंगे व्हाट्सएप करके। बट सिलेबस से बाहर का कोई पॉइंट मैं तब तक डिस्कस नहीं करूंगा जब तक मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद फिर एडिशनल चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि जो सिलेबस में पॉइंट है हम वही डिस्कस करें पहले। तो सिलेबस अभी ने देख लिया है? यस सर। यस ठीक है, सर। हाँ देख लिया, बहुत अच्छी बात है। तो क्लास में स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको जो दूसरा पीडीएफ भेजा हुआ है वो अपने आप फ़ोन पे या लैपटॉप पे ओपन कर लीजिए, या मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ उस पर देख लीजिए, दोनों में से कहीं भी आप देख सकते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देखिए। अगर स्क्रीन शेयर ना हो रही है, मेरी आवाज़ ना आए, तो बीच में मुझे बता देना बेटा।
स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. चलिए यस सर। अब आप देखिए, तो हमारा सबसे पहला यूनिट जो है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, दो पार्ट हैं इसके। तो हम पहले शेयर से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर डिवेंचर पे जाएंगे। शेयर में हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है वो ये है। पहला आपका शेयर, शेयर क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कशन। देन इशू ऑफ शेयर, इशू कितने टाइप के होते हैं। फॉर फीचर ऑफ शेयर, इशू ऑफ राइट शेयर, बोनस शेयर एंड ESOP यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसके बाद है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये शेयर का पोर्शन है जो शेयर का हमें पढ़ना है, ये चीज़ें मेन है शेयर की। ठीक है, तो इसी में पॉइंट वाइज पॉइंट हम चीज़ें डिस्कस करते चले रहेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि शेयर होता क्या है। किसी भी कंपनी की जो टोटल कैपिटल होती है वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है, डिवाइड इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होती है। उस हर एक पार्ट को हम शेयर कहेंगे। कोई भी कंपनी जो अब बिजनेस करना चाहती है उसे कैपिटल की जरूरत होती है, तो कैपिटल को कैसे एक्वायर करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, वो कंपनी के शेयर को इशू करते हैं। लोग शेयर को परचेज करते हैं, उसके बदले वो कंपनी को कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। शेयर जो है कंपनी के ऑनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑनरशिप को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? अब जितना शेयर खरीदेंगे उतने हिस्से के लिए या उतने पोर्शन के लिए आप कंपनी के ऑनरशिप को ऑन करते हैं, मतलब उतने पोर्शन के लिए आप कंपनी के ऑनर होते हैं। उसको हम परसेंटेज में कवर करेंगे। मतलब कंपनी के 100 शेयर है और आपने 10 शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब 10% शेयर आपने परचेज कर लिया है। तो कंपनी के 10% ऑनर हैं आप, 10% के लिए ऑनर हैं आप, आपकी ओनरशिप 10% है। ये तो है शेयर। फोर्थ सेमेस्टर है आपका, आई थिंक थर्ड सेमेस्टर में आपने कंपनी लॉ भी पढ़ा था। कंपनी लॉ था थर्ड सेमेस्टर में। हाँ, बेसिक चीज़ें जो है डेफिनेशन या टाइप वो आप कंपनी लॉ में आप समझ गए होंगे, वो चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। अकाउंटिंग एस्पेक्ट से जो चीज़ें जरूरी हैं हम वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बाकी थ्योरी आप खुद देख लेंगे। तो फिर आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर के थ्रू आप जो कैपिटल अरेंज करते हैं वो आपका शेयर कैपिटल होता है। मतलब कंपनी को पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, कैसे अरेंज करेगा? शेयर को इशू करेगा, लोग शेयर परचेज करेंगे, उसके बदले में जो कैपिटल प्रोवाइड करेंगे वो आपका शेयर कैपिटल होता है। अब हम बात करते हैं शेयर कैपिटल कितने टाइप्स के होंगे। जरूरी क्यों हो पढ़ना? क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें बायोफिकेट करना पड़ता है शेयर कैपिटल को। अलग अलग तरीके की शेयर कैपिटल होती है। इसमें सबसे पहले आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो किसी भी कंपनी की मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर कैपिटल है। किसी भी कंपनी की मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा कैपिटल वो इशू नहीं कर सकता। एक डेडलाइन है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ऑथराइज शेयर कैपिटल को हम रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी कहते हैं। ये MOA में दिया होता है कंपनी के, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, यानी ये मैक्सिमम लिमिट है, इसके बियॉन्ड जाके आप शेयर इशू नहीं कर सकते। बट प्रोविजंस हैं, इसे चेंज किया जा सकता है। ऑथराइज शेयर कैपिटल के बाद आती है बात इशूड शेयर कैपिटल की। मैंने आपको बता दिया कि ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो मैक्सिमम लिमिट होती है, इससे ज़्यादा के शेयर इशू नहीं किए जा सकते। अब कंपनी जो है ऑथराइज शेयर कैपिटल के अंदर ही शेयर को इशू कर सकती है। वो चाहे तो जितनी उसकी रजिस्टर्ड या ऑथराइज कैपिटल है वो पूरा का पूरा इशू कर दे, या जितनी उसकी रिक्वायरमेंट होगी कैपिटल की उतने शेयर वो इशू करेगी अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो ऑथराइज कैपिटल का जो पोर्शन वो जनरल पब्लिक को इशू करती है उस पोर्शन को हम कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल। किसी भी कंपनी की जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो 10 लाख रुपए है। कंपनी 10 लाख रुपए के पूरे शेयर इशू कर देती है तो ऑथराइज शेयर कैपिटल भी 10 लाख रुपए होगा और इशूड शेयर कैपिटल भी 10 लाख रुपए होगा। बैलेंस शीट पे आप ऐसे ही दिखाएंगे, ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए ब्लॉक कर देंगे उसे, उसके बाद लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए। इशूड शेयर कैपिटल के बाद बात आती है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की। इशूड शेयर कैपिटल का वो पोर्शन जो जनरल पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब करने का मतलब है कि पब्लिक जो है या इन्वेस्टर जो है वो खरीद लेते हैं, उतना शेयर खरीदने के लिए अग्री कर लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। कैसे? कभी कभी
सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल और ऑथराइज तीनों इक्वल होते हैं, और कभी कभी ये तीनों में डिफरेंशिएशन हो सकता है। कंपनी की ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है, और कंपनी ने पूरे शेयर इशू कर दिए तो इशूड कैपिटल भी 10 लाख रुपीज़ हो जाएगा। और जनरल पब्लिक ने 10 लाख रुपीज़ के शेयर पूरे सब्सक्राइब कर लिए, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख है, उसे हम ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद इशूड एंड सब्सक्राइब लिखेंगे, दोनों का अमाउंट सेम होगा, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं होगी, इशूड और सब्सक्राइब भी सेम अमाउंट हो जाएगा। अगर ऑथराइज कैपिटल अलग है, उसमें से कुछ पोर्शन इशू किया गया है और इशूड का भी कुछ पोर्शन केवल सब्सक्राइब किया गया है, तो सब अलग हो जाएगा। 10 लाख रुपए ऑथराइज शेयर कैपिटल है, उसमें से कंपनी को जरूरत थी 7 लाख रुपए की, कंपनी ने 7 लाख रुपए के शेयर इशू किए, तो ऑथराइज 10 लाख, 7 लाख रुपीज आपके इशूड कैपिटल हो गए। अब पब्लिक चाहे तो पूरे के पूरे 7 लाख को सब्सक्राइब कर सकती है, या 7 में से कुछ पोर्शन सब्सक्राइब कर सकती है। तो अगर पूरे 7 कर लेती है तो इशूड और सब्सक्राइब दोनों इक्वल हो जाएंगे, और 7 लाख से कम करती है तब दोनों अलग अलग हो जाएंगे। मतलब 7 लाख रुपीज इशू किए, उसमें से 5 लाख रुपीज सब्सक्राइब हुए, तो इशूड जो कैपिटल है वो 7 होगा और सब्सक्राइब कैपिटल 5 लाख रुपीज होगा। तो इस तरीके से उसे अलग अलग हमें दिखाना पड़ेगा। सब्सक्राइब के बाद आती है बात पेड अप कैपिटल की। पेड अप मतलब जितना पे हो चुका है। कंपनी पैसे कॉल करती है, मांगती है, शेयर होल्डर्स पूरे पैसे भी दे सकते हैं। कंपनी एक बार में पूरे पैसे भी कॉल कर सकती है और उसका कुछ पोर्शन भी कॉल कर सकती है। तो शेयर होल्डर्स जो है वो पूरे पैसे भी दे सकता है और कुछ पोर्शन भी दे सकता है। तो 10 रुपए का अगर शेयर है, कंपनी ने 7 रुपीज कॉल किए हैं, तो शेयर होल्डर 7 रुपीज पे कर देता है, तो 7 रुपीज पेड अप कैपिटल हो गए। 3 रुपीज अभी मांगे नहीं है कंपनी ने, तो वो अनपेड हो गए, आपके अनकॉल्ड हो गए। तो पेड अप कैपिटल जितना अमाउंट इन्वेस्टर पे कर देता है वो पेड अप कैपिटल कही जाती है। कंपनी ने जो मांगे और इन्वेस्टर ने उसे पे कर दिया तो वो पेड अप कैपिटल है। अब यहाँ पे भी उसी तरह हम देखेंगे, इशूड, सब्सक्राइब और पेड अप इक्वल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी होते हैं। अगर इशू सब्सक्राइब इक्वल है और सब्सक्राइब किए हुए शेयर के पूरे पैसे शेयर होल्डर्स दे देते हैं, तो इशू, सब्सक्राइब और पेड अप तीनों इक्वल हो जाएंगे। और अगर सब्सक्राइब किए गए शेयर के बाद जो कॉल की जाती है मनी, उसमें से कुछ पैसे दिए जाते हैं, तो पेड अप और सब्सक्रिप्शन दोनों अलग अलग हो जाएंगे आपके। तो ये तो आपका कैपिटल था। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बाद कभी कभी कॉल्ड अप भी आ जाता है। कॉल्ड अप कैपिटल कितना मांगा गया और पेड अप कैपिटल कितना पे किया गया। कंपनी हो सकता है पूरे 10 रुपए मांग ले, शेयर होल्डर 7 रुपीज ही पे करे, तो कॉल्ड अप 10 रुपीज, पेड अप 7 रुपीज। ठीक है। सर ये आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. यस सर। अब हम शेयर वाले चैप्टर में जो चीजें पढ़ेंगे उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है आगे। जैसे इशू कितने टाइप के होंगे, कंडीशन क्या क्या होगी सब्सक्रिप्शन की, एरियर क्या होगा, एडवांस, ये सारी चीजें टर्म्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला आपका इशू ऑफ शेयर। इशू कितने तरीके से होंगे? 3 तरीके से हो सकते हैं आपके, पर वैल्यू, प्रीमियम और डिस्काउंट। इसके अलावा राइट शेयर और बोनस इशू भी, राइट इशू और बोनस इशू भी होते हैं, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम शेयर खत्म कर लेंगे तब हम राइट इशू और बोनस इशू भी देखेंगे। फिलहाल अभी हम वैल्यू के बेसिस पे देखेंगे कि शेयर कितने तरीके से इशू किए जा सकते हैं। एक तो है आपका एट पर वैल्यू, दूसरा है एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? शेयर की जो फेस वैल्यू है उस अमाउंट पे या उस वैल्यू पे अगर शेयर को इशू किया जाता है तो उसे हम बोलते हैं पर वैल्यू। इशू ऑफ शेयर एट पर वैल्यू। 10 रुपए फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मतलब शेयर के ऊपर जो अमाउंट लिखा हुआ है वो इसकी फेस वैल्यू होती है। तो अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इशू किया जाता है तो उसे हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट पर वैल्यू, जितने का शेयर उतने में इशू करना। दूसरा आता है प्रीमियम। जब हम शेयर की फेस वैल्यू से ज्यादा पे शेयर को इशू करते हैं तो एक्सेस अमाउंट को हम बोलते हैं प्रीमियम, और इस तरीके से किया गया इशू जो है वो प्रीमियम पे किया गया इशू कहा जाता है, यानी इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। 10 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए के शेयर को हम 12 रुपए में इशू कर रहे हैं, तो इस तरीके के इशू को हम बोलेंगे इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। और जो एक्सेस अमाउंट आप 2 रुपए ले रहे हैं उसे हम प्रीमियम कहेंगे। थर्ड है आपका इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। शेयर की जो फेस वैल्यू है उससे कम पे इशू करना, डिस्काउंट पे इशू करना कहा जाता है। 10 रुपए का शेयर है, आप 8 रुपए में इशू कर रहे हैं,
तो 2 रुपए जो आप छोड़ रहे हैं वो डिस्काउंट हो गया, और इस तरीके से किया गया इशू डिस्काउंट पे किया गया इशू कहा जाता है, यानी इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली अब कोई भी फ्रेश इशू जो है वो डिस्काउंट पे नहीं किया जा सकता है, तो डिस्काउंट की हम बात ही नहीं करेंगे। तो फ्रेश इशू जो है, फ्रेश मतलब नए शेयर जब आप इशू करेंगे तो 2 तरीके से ही कर पाएंगे, एक पर वैल्यू पे और दूसरा प्रीमियम पे। 2 तरीके से ही हो सकता है, डिस्काउंट पे हम शेयर इशू नहीं कर सकते फ्रेश शेयर। लेकिन री इशू जो है वो डिस्काउंट पे हो सकता है। तो री इशू की बात जब आएगी तब हम डिस्काउंट वाला पोर्शन देखेंगे, अभी हम केवल पर वैल्यू और प्रीमियम देखेंगे, डिस्काउंट बाद में देखेंगे। उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, देन कॉल पेड इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल पेड इन एडवांस, उसके बाद फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये टर्मिनोलॉजी है जो हमें डिस्कस करनी है, टाइम टू टाइम हम इसे डिस्कस करते रहेंगे क्योंकि ये सारी चीजें बेसिक्स है। अब बात आती है जनरल एंट्री की। अभी तो हमने बेस समझ लिया कि क्या क्या चीजें हमें देखनी है, अब हम आते हैं जनरल एंट्री पे। तो जनरल एंट्री का सीक्वेंस क्या होगा, कोई भी जनरल एंट्री हमें कैसे करनी है, तो उसका एक सीक्वेंस होता है, एक सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम करते चले आते हैं। सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी की जनरल एंट्री करते हैं, फिर अलॉटमेंट की जनरल एंट्री करते हैं, कॉल्स की जनरल एंट्री करते हैं। नॉर्मली कॉल फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल इससे ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद फॉर फीचर की एंट्री करते हैं, और फॉर फीचर के बाद री इशू की एंट्री करते हैं। इसी सीक्वेंस के बीच में आपका ओवर सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन आ सकता है, कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर आ सकता है, एडवांस आ सकता है, एडवांस पे इंटरेस्ट आ सकता है। तो ये चीज़ें इन्हीं में मिक्स होके आएंगी, इनका कोई स्टेप नहीं है कि जरूरी नहीं कि ये हर क्वेश्चन में आए। अगर ये आएंगे तो इसी के बीच में एडजस्ट किए जाएंगे। एप्लीकेशन मनी की एंट्री पहले होती है। हम एप्लीकेशन मनी के बाद से जितने भी एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की, इन सब में हम पहले अमाउंट को ड्यू करते हैं, मतलब हम पैसे मांगते हैं, मांगने की एक एंट्री करते हैं, और फिर इन्वेस्टर से हमें पैसे मिलते हैं उसकी एक एंट्री करते हैं। एप्लीकेशन मनी एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शन है, इसमें पहले हमें पैसे मिलते हैं, फिर उसे हम ट्रांसफर की एंट्री करते हैं, ड्यू की एंट्री यहाँ पे नहीं होती है। क्या रीजन है इसके पीछे, ऐसा क्यों होता है कि पहले हम ड्यू नहीं करते हैं? इसके लिए हमें इशू प्रोसेस समझना पड़ेगा। कंपनी जब अपने शेयर इशू करना स्टार्ट करती है तो लोगों से पहले पैसे नहीं मांगती है, पहले लोगों को इनविटेशन भेजती है। उस इनविटेशन में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जिन इन्वेस्टर को कंपनी के शेयर लेने होते हैं वो उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं, और जो अमाउंट उसमें लिखा होता है एज एप्लीकेशन, वो अमाउंट भेज देते हैं। कंपनी के पास वो सारा अमाउंट पहुंचता है। जब कंपनी के पास वो सारा अमाउंट पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो सबसे पहले हमें रिसीव से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला ट्रांजेक्शन है कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में। तो पहले पैसे को रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद वो डिसाइड करेगी कि सारे शेयर होल्डर्स को शेयर दिया जाए या कुछ को दिया जाए या ना दिया जाए। इसके बाद अलॉटमेंट स्टार्ट होता है। तो एप्लीकेशन मनी जो हम रिसीव करते हैं, इसकी रिसीव होने की ये गारंटी नहीं है कि आपको शेयर इशू कर दिए गए। अलॉटमेंट के बाद आप कह सकते हैं कि शेयर कंपनी ने इशू किए, उसके पहले नहीं। तो इसीलिए एप्लीकेशन में हम सबसे पहले पैसे रिसीव करते हैं, उसके बाद उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, इसके बाद हम अलॉटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन में ही कंपनी ये डिसाइड कर लेती है किसे शेयर देने हैं, किसे नहीं देने हैं। तो जिनको देने हैं उनको अलॉटमेंट कर देगी, और जिनको नहीं देने हैं उनके उन्हें पैसे वापस कर देगी। क्लियर, यहाँ तक ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो पहले आप एप्लीकेशन की जनरल एंट्री करेंगे, फिर डिसाइड हो जाने के बाद कंपनी शेयर को अलॉट करेगी तो अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड कॉल्स पैसे मांगे जाएंगे उनसे। ये सारा पूरा हो जाता है यहाँ पे, तो यहीं पे सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, कंपनी को सारे पैसे मिल जाए। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आती है, कुछ शेयर होल्डर जो होते हैं वो पैसे नहीं दे पाते हैं। जब वो पैसे नहीं दे पाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। वहाँ एरियर हो जाता है, पैसे बकाया हो जाते हैं। अब एरियर हो गया है तो हो सकता है कि फ्यूचर में जाके वो शेयर होल्डर जो बकाया पैसे वापस कर दे, कंपनी इस पे इंटरेस्ट भी कर सकती है, डिपेंड करेगा कंपनी के ऊपर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप फर्स्ट कॉल मांगते हैं, शेयर होल्डर आपको सेकंड कॉल का पैसा भी एडवांस में भेज देते हैं, या एप्लीकेशन मनी के समय पूरा पैसा एक साथ भेज देते हैं एडवांस में। तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उस एडवांस पे कंपनी चाहे तो कुछ इंटरेस्ट भी पे कर सकती है। तो वहाँ पे एडवांस की भी एंट्री करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट पे करने की भी एंट्री करनी पड़ जाती है बाद में।
यहाँ तक तो सारी चीजें सही चलती है। लेकिन जो एरियर हुआ है, अगर वो एरियर ना मिले तो कंपनी क्या करती है, जब पैसे बकाया हो जाते हैं तो कंपनी शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजती है कि आपके पैसे बकाया हैं, एक फिक्स डेट के अंदर इसे आप पे कर दीजिए। एक दो नोटिस जाएंगे, 3 नोटिस जाते हैं मैक्सिमम। उसके बाद भी पे नहीं होता है तो कंपनी के पास एक ही ऑप्शन होता है कि वो क्या करे, शेयर को फॉरफिट कर ले। फिर कंपनी शेयर को फॉरफिट कर लेती है। फॉरफिट करने का मतलब है शेयर होल्डर्स के पास जो शेयर है, कंपनी वो शेयर वापस ले लेगी। और शेयर होल्डर ने जो पैसे आज तक वो शेयर पे किए हैं वो भी कंपनी जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। मतलब शेयर भी कंपनी के, पैसे भी कंपनी के, शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये फॉर फीचर एप्लीकेशन के बाद कहीं भी हो सकता है। ठीक है। फॉरफिट हो जाने के बाद कंपनी के पास तो कैपिटल की कमी हो जाएगी, तो कंपनी उस कैपिटल को रिकवर करने के लिए शेयर को दोबारा री इशू कर देती है। जब कंपनी शेयर को री इशू करेगी तो वहाँ पे कंपनी के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला, कंपनी डिस्काउंट दे, पहला दूसरा, कंपनी डिस्काउंट ना दे। तो डिस्काउंट कैसे देगी? कंपनी ने जब शेयर को फॉरफिट किए होंगे तो उसमें कंपनी को कुछ ना कुछ पैसे तो उस शेयर पे मिल चुके होंगे पहले। इस एप्लीकेशन मनी दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, उसके बाद उसके शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी पड़ी है उसकी। 10 रुपए के शेयर में 2 रुपए एप्लीकेशन मांगे थे, वो मिल गए, आगे के पैसे नहीं मिले, तो 2 रुपए तो शेयर पे मिल चुके हैं। कंपनी को शेयर को फुल्ली पे करने के लिए 10 रुपए चाहिए, तो अब क्या करेगी कंपनी को 8 रुपए और चाहिए होंगे। लेकिन कंपनी चाहे तो शेयर होल्डर से पूरे 10 रुपए मांग सकती है, या उनको 2 रुपए का डिस्काउंट दे देगी, बोलेगी केवल आप 8 रुपए ही दे दीजिए। तो यहाँ डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो जब हम री इशू पढ़ेंगे तब हम डिस्काउंट की जनरल एंट्री समझ लेंगे, अब इनकी जरूरत नहीं है। तो ये सीक्वेंस है, पहले एप्लीकेशन की एंट्री, अलॉटमेंट की एंट्री, फर्स्ट कॉल की एंट्री, सेकेंड कॉल की एंट्री, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो फॉर फीचर या फिर री इशू। इसी के बीच में हमें एरियर, एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन सब करना पड़ सकता है, इसके बाहर नहीं जाएगा, बट सीक्वेंस यही रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट से लेकर फोर्थ पॉइंट तक, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये बेसिक है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बट ये चीज़ें रेयर है, बीच में आगे तो आगे, अदरवाइज जरूरी नहीं है। अब हम आते हैं बेसिक जनरल एंट्रीज पे। तो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक की जो जनरल एंट्री है वो बेसिक है, पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। एप्लीकेशन मनी में सबसे पहले पैसे में रिसीव होंगे। क्यों रिसीव होंगे, इसका बेस मैंने आपको समझा दिया है। सबसे पहली एंट्री आप करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव की। जब पैसे आपको रिसीव होंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जितना पैसा आपने एप्लीकेशन पे मांगा था वो पैसे आपको मिलेंगे, आप उसे बैंक पर डालेंगे और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये हो गया। एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया, क्रेडिट कर दिया, बैंक को डेबिट कर दिया। इसके बाद दूसरी एंट्री होगी, ये जो आपने शेयर एप्लीकेशन का पैसा लिया है उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। नरेशन आप शॉर्ट में लिखते जाएंगे, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ब्रैकेट में बीइंग ऑफ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बस इतना काफी है। अगर टाइम हो तो सारी डिटेल लिखिए, अदरवाइज शॉर्ट में लिख के छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड आता है आपका एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना पैसा आपको एप्लीकेशन पर मिला है, ठीक है, वो सारा पैसा आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये दो एंट्रियां हो जाती है, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो जाता है। इन केस एप्लीकेशन मनी रिटर्न, कभी कभी होता है कि एक्सेस एप्लीकेशन आ जाते हैं आपके पास, तो कंपनी क्या करती है, या तो उनको रिजेक्ट कर सकती है, रिटर्न कर देगी पैसे, या उनको एडजस्ट कर लेगी। तो एडजस्टमेंट कब होगा ये हम ओवर सब्सक्रिप्शन में देखेंगे। लेकिन अगर कंपनी डायरेक्टली वापस कर देती है पैसे तो उसकी एंट्री क्या होगी। जैसे 10,000 शेयर आपने इशू किए थे, 12,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए, कंपनी सीधा एक काम करेगी, 10,000 शेयर इशू करेगी और 2,000 जो एक्सेस आए हैं उनको पैसा वापस देके निकाल देगी, यानी उनके पैसे रिटर्न कर देगी। तो जब आपने पैसे लिए थे तो आपने पहली एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जब पैसे वापस करेंगे इसी को रिवर्स कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बेटा नरेशन भी बोलता चलो कि आप, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अभी यस ऐड सर। कर सकते हैं आवाज। ठीक है बेटा, आवाज तो आ रही है ना क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, कोई नरेशन ना समझ में आए तो पूछ लेना, अदरवाइज इतना तो आप कर लेंगे खुद ही। फिर आता है पॉइंट 4। अब हम एप्लीकेशन का तो प्रोसेस कंप्लीट कर चुके, अब अलॉटमेंट में आते हैं। कंपनी यहाँ पे डिसाइड कर चुकी होती है कि कितने लोगों को अलॉट करना है।
तो वो आपसे अलॉटमेंट मनी मांगेगी। शेयर के पास, कंपनी के पास ऑप्शन होते हैं कि वो लमसम अमाउंट एक बार में ही मांग ले आपसे या अमाउंट को ब्रेक करके मांगे। लमसम मांगने का मतलब होता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट के टाइम पे पूरे के पूरे फेस वैल्यू को मांग लेना। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का पूरा शेयर आपसे एक ही बार में मांग ले, तो वहाँ पे बस दो ही एंट्री होगी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की। उसके बाद आगे का प्रोसेस ही खत्म हो जाता है क्योंकि आपने पूरे पैसे पे कर दिए वहीं पे। उसे हम लमसम अमाउंट कहते हैं। लेकिन अगर कंपनी ब्रेक करके मांगती है अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग, तो आपसे एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के बाद आपसे कॉल्स मांगेगी, जब उसे जरूरत होगी तब वो मांगेगी। तो अलॉटमेंट मनी आपसे कॉल करती है कंपनी, तो आप एंट्री करेंगे पहले मांगने की यानी ड्यू करने की। तो आप एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, आपने ड्यू कर दिया। अब ये पैसे आपको रिसीव होंगे जब शेयर होल्डर्स आपको पैसे पे करेंगे, तो एंट्री करेंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जितना अलॉटमेंट मनी था वो और नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई करके आप अमाउंट लिख देंगे, सभी में इक्वल अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद ब्रेक करके पैसे मांग रहे हैं तो कॉल्स भी मांगेंगे। तो कॉल्स जो है वो फर्स्ट कॉल भी हो सकती है और उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी हो सकती है। तो कॉल्स की एंट्री सेम ही होगी, बस फर्स्ट की जगह हम सेकेंड या फाइनल कॉल लिख देंगे। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये मांगने की एंट्री हो गई या फिर ड्यू करने की एंट्री हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसे रिसीव करने की एंट्री करेंगे। तो रिसीव करने की एंट्री भी आपकी सिंपल होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट या फिर शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यहाँ तक ये एंट्री आपकी खत्म हो जाएगी। हमें यही ध्यान रखना है कि हमें जॉइंट एंट्री करनी है या अलग अलग एंट्री करनी है। कभी कभी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ होता है तो वहाँ पे हम जॉइंट एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। ये कब होती है, जब पैसा लमसम मांग लिया जाता है, एक साथ ही मांग लिया जाता है, पूरे के पूरे 10 रुपए मांग लिए गए, तो हम एक ही एंट्री कर लेते हैं। हमें दो दो एंट्री करने की जरूरत नहीं होती है कि एप्लीकेशन की एंट्री करो फिर अलॉटमेंट की एंट्री करो, क्योंकि कॉल्स तो आगे है ही नहीं, तो आपसे पैसे एक साथ मांगे जाते हैं। तो वहाँ पे आप ज्वाइंट एंट्री करते हैं, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ कर दिया। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक बार में ही करके खत्म हो जाता है। ऐसा आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा करके। आगे बात चलती है जर्नल एंट्री व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम। जब हम शेयर प्रीमियम पे इशू करेंगे तो हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे। जब हम प्रीमियम पे जर्नल एंट्री करेंगे तो प्रीमियम का एक अलग से अकाउंट ओपन हो जाएगा आपका, बाकी सारी चीजें वैसे ही होंगी जैसे पर वैल्यू में हमने की है। ठीक है। अब जो प्रीमियम है वो दो तरीके से चार्ज किया जा सकता है, मतलब मांगा जा सकता है। आप एप्लीकेशन मनी में भी प्रीमियम शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, यानी मांग सकते हैं, और अलॉटमेंट में भी प्रीमियम मांग सकते हैं। कभी कभी कंडीशन ऐसी भी होती है कि जो प्रीमियम है वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल्स तीनों में मांगा जाता है और तीनों बार उसकी एंट्री की जाती है अलग अलग। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें तो प्रीमियम जो है वो हमेशा अलॉटमेंट के साथ ही आता है। फिर भी हम दोनों कंडीशन देखेंगे, अलॉटमेंट के साथ भी और एप्लीकेशन के साथ भी। जब अलॉटमेंट एप्लीकेशन में आपको समझ में आ जाएगा तो आपको कॉल में अपने आप समझ में आ जाएगी कॉल में क्या करना है। तो पहली कंडीशन हम देखते हैं, प्रीमियम चार्ज एट एप्लीकेशन मनी। प्रीमियम चार्ज एट एप्लीकेशन मनी, प्रीमियम चार्ज किया जाएगा एप्लीकेशन मनी के साथ। चार्ज करने का मतलब है मांगना। तो जब प्रीमियम एप्लीकेशन मनी के साथ चार्ज किया जाएगा तो कंडीशन वही होगी, आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन मनी के साथ साथ आपको प्रीमियम अमाउंट भी रिसीव होगा। उन दोनों अमाउंट को आप शेयर एप्लीकेशन में डाल देंगे। फिर जब ये पैसा एक साथ हो जाएगा तो फिर इन पैसे को हमको डालना पड़ेगा शेयर कैपिटल अकाउंट में और प्रीमियम अकाउंट में। शेयर कैपिटल में हम केवल शेयर के फेस वैल्यू के इक्वल अमाउंट ही ट्रांसफर कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, और जो एक्सेस अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। यानी प्रीमियम के नाम पे मांगा गया पैसा प्रीमियम में डाल दो और कैपिटल के नाम पे मांगा गया पैसा कैपिटल में डाल दो। जैसे 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू है और 2 रुपए प्रीमियम मांग लिए, टोटल 12 रुपए मांग लिए। ये 12 रुपए आपको पूरे मिलेंगे एक साथ। तो आप एप्लीकेशन मनी रिसीव की एंट्री पहले करेंगे, नंबर 8 वाली, बैंक अकाउंट डेबिट, इसमें एप्लीकेशन मनी और प्रीमियम अमाउंट दोनों जोड़ के दिखा देंगे टू शेयर एप्लीकेशन, पूरा अमाउंट एक साथ हो जाएगा इस पर। अब आपको इसको बाइफरकेट करना है, मतलब दिखाना है कि एप्लीकेशन मनी अलग है और प्रीमियम अलग है। तो आप एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट पूरे 12 रुपए से टू सिक्योरिटी प्रीमियम
₹2, टू शेयर कैपिटल अकाउंट ₹10, पूरे ₹12 हो गए आपके यहाँ पे इक्वल। तो ये कंडीशन तब आएगी जब प्रीमियम आपसे एप्लीकेशन मनी पे मांगा जाएगा। इसके बाद की जो जनरल एंट्रियाँ होंगी वो सिंपली होंगी, अलॉटमेंट की अलग कर लेंगे आप, उसमें प्रीमियम का कंडीशन नहीं होगा, और उसके बाद कॉल्स की एंट्री कर लेंगे। प्रीमियम केवल इसी एंट्री में जुड़ा होगा एप्लीकेशन में। चलिए, अब तो हमने प्रीमियम एप्लीकेशन मनी के साथ देख लिया। अब हम प्रीमियम देखते हैं अलॉटमेंट मनी के साथ। जब प्रीमियम आपको अलॉटमेंट मनी के साथ दिया हो तो आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में प्रीमियम केवल केवल अलॉटमेंट के साथ जुड़ा होगा, यानी एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं होगा। एप्लीकेशन जैसे हम सिंपली एंट्री करते हैं वैसे एप्लीकेशन की एंट्री कर देंगे। मतलब एप्लीकेशन में पैसे रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और इस अमाउंट को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, यानी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गई बात? यस सर। यस। अब हम देखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब आप अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे तो पहले से आप प्रिपेयर है, तैयार है अलॉटमेंट करने के लिए, और आपको पता है कि कितना प्रीमियम हमें मांगना है। तो अलॉटमेंट ड्यू करते समय ही आप शेयर कैपिटल का जो ब्रेक अमाउंट है वो भी मांगेंगे, और प्रीमियम का अमाउंट भी मांगेंगे, आप दोनों एक साथ मांगेंगे। तो उसकी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आप पहले डिफाइन कर देंगे कि शेयर कैपिटल का कितना पैसा मांग रहे हैं और प्रीमियम का कितना पैसा मांग रहे हैं। ये आपने मांग लिया यहाँ पे। अब ये पैसे आपको रिसीव होंगे। जब आपको ये पैसे रिसीव होंगे तो आपको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पैसा एक साथ बैंक अकाउंट में आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। जरूरत क्यों नहीं पड़ती है हमें कि इसे हम बाइफरकेट करें? क्योंकि हमने ऊपर कर दिया है, इतना पैसा शेयर कैपिटल का, इतना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम का। बैंक में तो पूरे पैसे रखे जाते हैं, वहाँ जरूरी थोड़ा है कि आप अलग अलग अकाउंट बना के रखें, बैंक में एक साथ रख सकते हैं आप। तो इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो ये बेसिक एंट्रीज थी। प्रीमियम की हमने देख ली। एप्लीकेशन मनी के साथ अगर प्रीमियम हो तो क्या होगा, अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम हो तो क्या होगा। अब इसी तरह अगर कॉल्स के साथ प्रीमियम हो तो आप ड्यू करने की एंट्री करेंगे, यानी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और रिसीव करेंगे एक साथ। फाइनल कॉल के साथ हो सेम वही एंट्री आपकी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल तीनों के साथ हो तो सब में सेम एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये तो अलॉटमेंट वाला हो गया। कॉल्स के साथ हो फिर वही, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसे ट्रांसफर करने की एंट्री कर लेंगे, रिसीव करने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरह फाइनल कॉल के साथ भी कर लेंगे। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई? किसी कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं कॉल्स इन एरियर पे। कॉल्स इन एरियर क्या होगा? चलो 15 मिनट बच जाएंगे तो मुझे बता देना अटेंडेंस के लिए, ठीक है? ओके सर। अब आ जाइए कॉल्स इन एरियर पे। ये सीक्वेंस आपने देख लिया यहाँ पे। कहाँ गया सीक्वेंस? ये है आपका एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल। ये तो नॉर्मली होता है। आपने पैसे मांगे, शेयर होल्डर से पैसे आपको नहीं मिले किसी भी स्टेज पे एप्लीकेशन के बाद, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल पे शेयर होल्डर ने वो अमाउंट पे नहीं किया, तो जितना अमाउंट पे नहीं किया वो आपके लिए एरियर हो गया, बकाया हो गया। इसी अनपेड अमाउंट को हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर। ठीक है, इसे आप कहेंगे कॉल्स इन एरियर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉल्स इन एरियर जो हुआ है वो रिसीव ही नहीं होता है आगे, शेयर होल्डर्स पे नहीं कर सकता है, इनकैपेसिटेट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉल्स इन एरियर जो है वो लास्ट टाइम में आपको पे कर दिया जाता है। तो अगर आपको कॉल्स इन एरियर रिसीव ही नहीं होता है आगे, वो पे ही नहीं करता है, तो आपके पास ऑप्शन, यानी कंपनी के पास ऑप्शन होता है उस शेयर को फॉरफिट कर लेने का। लेकिन अगर कॉल्स इन एरियर बीच में पे कर दिया जाता है या टाइम तक पे कर दिया जाता है तो कंपनी उसके शेयर को फॉरफिट नहीं करती है। इनफैक्ट कंपनी कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। तो अब जब आप कॉल्स इन एरियर की एंट्री करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, दोनों के अपने अलग अलग इफेक्ट दिखेंगे आपको। जब आप फॉर फीचर की एंट्री करेंगे तो इसका इफेक्ट अलग अलग देखने को आपको मिलेगा वहां पे। तो आप कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं और कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं भी कर सकते हैं। मतलब कॉल्स इन एरियर की एंट्री कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। करते हैं तब फॉर फीचर की एंट्री अलग होगी, और एरियर की एंट्री नहीं करते हैं तो फॉर फीचर की एंट्री चेंज हो जाएगी। दोनों कंडीशन में अलग अलग एंट्री होगी, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। लेकिन बैलेंस शीट पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आप एंट्री करिए या मत करिए,
जितने पैसे नहीं मिले हैं वो एक्चुअल में तो नहीं मिले हैं, तो उतना पैसा कैपिटल में कम दिखाई देगा। इसका इफेक्ट आपके फॉरफीचर की एंट्री पे जाएगा। तो पहले हम दोनों कंडीशन देखेंगे जिसमें आपको कॉल सिग्नेचर की एंट्री करनी भी है और कॉल सिग्नेचर की एंट्री नहीं भी करनी है। ये है पहली कंडीशन, व्हेन ओपनिंग कॉल सिग्नेचर अकाउंट। जब कॉल सिग्नेचर की बात आएगी तो हम मान के चलते हैं कि कॉल सिग्नेचर जो है वो कॉल्स में होगा, अलॉटमेंट को छोड़ देते हैं, कॉल सिग्नेचर हम मान लेते हैं कॉल्स में होगा। तो आप पहले कॉल मांगेंगे, ड्यू करेंगे, तो आप एंट्री करेंगे शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 रुपए आपने मांग लिए, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू शेयर कैपिटल 10,000 रुपए। अब ये पैसे आपको मिलने हैं 10,000 रुपए पूरे पूरे, लेकिन कुछ लोग पैसे नहीं दे पाएंगे, 2,000 रुपए नहीं मिल पाए आपको, तो 8,000 रुपए ही मिला। तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 2,000 रुपीज, मतलब 2,000 रुपए नहीं मिले। टोटल शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। तो यहाँ तो हमें पता लग जा रहा है सीधा सीधा कि कॉल्स इन एरियर 2,000 रुपए का है। अब इन फ्यूचर या फाइनल कॉल के साथ, आगे फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल भी हो, वहां पे आपको सेकंड कॉल के साथ पैसे अगर आपको रिसीव मिल जाए, ये कॉल सिनेरियर जो 2,000 रुपए था ये आपको मिल जाए, तो आप क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर। तो इससे बैलेंस हो जाएगा, जो पहले नहीं मिला था वो अब मिल गया। कॉल सिनेरियर को डेबिट किया था 2,000 से, कॉल सिनेरियर को क्रेडिट कर देंगे 2,000 से, तो दोनों अकाउंट खत्म हो जाएंगे, मतलब कॉल सिनेरियर का अकाउंट खत्म हो जाएगा। तो ये सिचुएशन आएगी आपकी जब कॉल सिनेरियर की एंट्री करनी हो। तो दूसरी सिचुएशन आएगी जब कॉल सिनेरियर की एंट्री ना करनी हो, हम फिर वही काम करेंगे, फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10,000। अब हमें पैसे रिसीव करने की बात आएगी, तो 2,000 रुपए तो नहीं मिलेंगे, मिलेंगे केवल 8,000 रुपए। तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज और शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 8,000 रुपीज ही, 8,000 रुपए ही दिखाएंगे हम एरियर की कोई एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एरियर की एंट्री करनी ही नहीं है, आपको जितना पैसा मिला उतना ही बैंक में दिखा लीजिए आप। बैलेंस शीट में वो अमाउंट ऑटोमेटिक पेड अप अमाउंट से कम हो जाएगा, और जब आपको फ्यूचर में पैसा मिल जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट और फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्लियर? वहाँ पे एरियर को हम क्रेडिट कर रहे थे या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे एरियर की एंट्री हुई नहीं, उसका अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। कल हम इंटरेस्ट देखेंगे कॉल्स इन एरियर पे, और कॉल्स इन एडवांस देखेंगे, और उस पर इंटरेस्ट देखेंगे। फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट देखेंगे, और टाइम हुआ तो आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ ऐसी जो आपको समझ में ना आई हो? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, मैंने फाइल शेयर कर दी है, टाइम मिले तो देख लेना, आती है तो अच्छी बात है। अब मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, 1 बाय 1 सभी अपनी अटेंडेंस बोलेंगे और क्लास को लीव करते चले जाएंगे। जिनका छूट जाता है, जब मैं अटेंडेंस दोबारा पूछूं तो वो बताएंगे, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका जो रोल नंबर है वो 2083 है, मैं केवल 83 बोलूंगा, 2 सभी में आएगा, 2000 जो है सभी में है। ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूजन लगे तो मुझसे पूछ लेके सर नाम बता दीजिए। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ये रोल नंबर 2083 है। 83? यस सर। हर्ष कुमार। 83 हर्ष है ना? यस सर, यस सर। ठीक है बेटा, चलो अब अटेंडेंस बोल के आप लीव कर सकते हैं। 108? यस सर। 110? ओजस्विन? नहीं है, ठीक है। 112? 122? 141? 145? 45? सर 141। अच्छा 141, ठीक है। 145?